नमस्कार। हिंदी व्याख्यान श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भूविज्ञान में सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग पर। मैं ऋचा शर्मा, भूविज्ञान विभाग, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान से। भूविज्ञान, जैसा कि आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा होगा शुरुआती क्लासों में, शुरुआती कक्षाओं में, भूविज्ञान या भौमिकी वह विज्ञान है जिसमें ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली शैलों तथा उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनसे शैलों, भूपर्पटी और स्थल रूपों का विकास होता है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय आते हैं, जैसे कि खनिज शास्त्र, तलछट विज्ञान, भूमापन और खनिज इंजीनियरिंग इत्यादि। जब हम भूविज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हमें जहाँ पे भू आकृतियाँ हों या जहाँ पर ये प्रक्रियाएं हो रही हों, उस जगह पर जाकर उनका अध्ययन करना होता है। लेकिन कई बार ऐसे क्षेत्र जो बहुत ही विषम हैं और पारंपरिक तरीके से जहाँ पर भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करना जो है बहुत ही जटिल है, बहुत ही मुश्किल है, उन स्थितियों में सुदूर संवेदन बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो सुदूर संवेदन क्या है, तो बहुत ही संक्षिप्त में मैं बताती हूँ। सुदूर संवेदन का मतलब है किसी भी वस्तु के संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े संग्रह करना। और यहाँ पर जो हम सुदूर संवेदन की बात कर रहे हैं, उसमें हम किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी एरिया के बारे में जिसकी हमें स्टडी करनी है, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, वहाँ का हम चित्र या छवि लेंगे और उसके बारे में, उस छवि को देखते हुए, उस चित्र को देखते हुए वहाँ के बारे में जानकारी एकत्रित करने की या आंकड़े एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से सुदूर संवेदन में हम जो बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह हैं, जैसे कि आप IRS सीरीज़ के उपग्रह देख लीजिए, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बहुत सारे उपग्रह जो हैं, या अन्य देशों के भी, विश्व में बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह जो हैं वो ऑलरेडी प्रक्षेपित किए हुए हैं और उनसे हमें बहुत सारी छवियां जो हैं, बहुत सारी इमेजरी, जिनको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, चाहे आप गूगल अर्थ के रूप में भी देख पाते हैं, जिसमें बहुत सारी इमेजरीज़ हैं, और हम उन इमेजरीज़ को, उन छवियों को देख के उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी, आंकड़े जो हैं वो एकत्रित करते हैं। तो भूवैज्ञानिक अध्ययन में भी सुदूर संवेदन का बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पर, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, जहाँ जाना बहुत कठिन है, जो बहुत विषम क्षेत्र हैं, वहाँ सुदूर संवेदन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भूवैज्ञानिक अध्ययन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम जिस जगह पर वो आकृतियाँ, भू आकृतियाँ मौजूद हैं, वहाँ पर हम जाके जब उन्हें देखते हैं तो हमको उसका एरियल व्यू, मतलब पूरा वो कैसा दिखेगा, वो अनुमान नहीं लग पाता है। हम बहुत ही उसके छोटे से क्षेत्र को, छोटे से पार्ट को ही देख पाते हैं। लेकिन जब हम वही चीज़ को ऊपर से देख रहे हैं, एक हाइट से देख रहे होते हैं, तो हमको एक पूरा सिनॉप्टिक व्यू मिलता है, दूर दूर तक हम उसका प्रॉपरली देख पाते हैं और उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं देख के कि वो किस तरह से दिख रहा है, जो कि हम उस जगह विशेष पर, उस संरचना पर खड़े होकर भी उसका अंदाज़ा ही लगा पाते हैं, उसको मैप कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन एक्चुअली यदि हम उसको देखना चाहेंगे तो वो हमें सुदूर संवेदन की मदद से, जब हम उसका बहुत ही वृहद चित्र देख पाएँ, तो उसकी मदद से हमें बहुत ही अच्छी तरह से वो दिख पाता है और उसकी समझ हमें अच्छे से हो पाती है। तो हम आगे देखेंगे कौन कौन सी भूवैज्ञानिक अध्ययन में कौन कौन सी अलग अलग ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी अलग अलग शाखाएं हैं जिनमें सुदूर संवेदन का उपयोग होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैपिंग ऑफ सरफेशियल डिपॉजिट, या जिसको हम कहें सतही निक्षेपों या तलछटी चट्टानों का मानचित्रण, अलग अलग तरह का मानचित्रण जो है वो सुदूर संवेदन के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से हो पाता है। लिथोलॉजिकल मानचित्रण, लिथोलॉजी का मतलब होता है अलग अलग तरह की चट्टानें। जैसा कि हम भूविज्ञान में पृथ्वी जो है विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, तो जब हम अलग अलग चट्टानों का मानचित्रण करना चाहें तो वो सुदूर संवेदी छवियों के माध्यम से करना बहुत ही
ईजी होता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। फिर दूसरा आया संरचनात्मक मानचित्रण। तो भूविज्ञान में अलग अलग तरह के संरचनाएं होती हैं, जैसे कि वलय हुए, भ्रंश हुए, अनुरेखण हुए और अलग अलग प्रकार की। तो वो भी हम आगे की कुछ स्लाइड्स में देखेंगे कि उनके चित्र जो है रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन से जो चित्र हैं वो कैसे दिखते हैं और उनसे हम क्या क्या जानकारी जो है वो ले सकते हैं। भू आकृतिक मानचित्रण हुआ, अलग अलग किस तरह के शेप होते हैं, जैसे कि जो फ्लूवियल या नदियों से या बनी हुई अलग अलग संरचनाएं हैं वो कैसे दिखेंगी। यदि हम एओलियन डिपॉजिट की बात करें तो हवाओं से, या ईओलियन की बात करें, इस तरह से अलग अलग तरह के जो कारक होते हैं जो हमारी पृथ्वी के सबसे ऊपर की जो परत है उसको चेंज करने में, उसको बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि आपका पानी हुआ, हवा हुई और ग्लेशियर्स या हिमनद हुए। तो इन सभी कारकों के जो हैं अलग अलग तरह के फॉर्म, अलग अलग तरह की भू आकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। वो भू आकृतियाँ भी हम सुदूर संवेदी छवियों से बहुत ही अच्छे तरह से देख पाते हैं और समझ पाते हैं। अगला हुआ स्थलानुरेख निष्कर्षण। फिर खनिज अन्वेषण। खनिज अन्वेषण में भी कुछ तरह की सुदूर संवेदी छवियों का उपयोग होता है, विशेष रूप से अति स्पेक्ट्रमी छवियाँ, या जिन्हें हम हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग इमेजरीज कहते हैं, हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजरीज कहते हैं, वो खनिज अन्वेषण में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण, पर्यावरणीय भूविज्ञान, भू वनस्पति विज्ञान और बहुत सारे जो कि लिस्ट में आप देख सकते हैं, ये सभी हैं जिनमें हम परोक्ष या अपरोक्ष दोनों रूप से सुदूर संवेदन का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें ग्रहीय मानचित्रण की, तो ग्रहीय मानचित्रण में सिर्फ सुदूर संवेदन ही ऐसा है जो हमें सबसे ज़्यादा जानकारी प्रदान करता है, क्योंकि दूसरे ग्रहों पर बहुत ही बार बार जाना या वहाँ की एकत्रित करना जानकारी मुश्किल है, लेकिन सुदूर संवेदी छवियाँ जो हैं वो आपको एक नियत समय के बाद बार बार उपलब्ध हैं। आप उनके बिल्कुल अच्छी तरह से स्टडी करके, देख के, समझ के ग्रहीय मानचित्रण जो है बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब जब हम लिथोलॉजिकल मैपिंग की बात करते हैं तो लिथोलॉजी या जो चट्टानों के प्रकार की बात हम करेंगे तो हम भूविज्ञान में प्रमुखतः 3 चट्टानों की बात करते हैं: अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो जैसा कि आप इस छवि में यहाँ पे देख सकते हैं, यह एक छवि है जिसमें विभिन्न प्रकार की अवसादी चट्टानें दिखाई गई हैं। अभी प्रकार में नाम कौन सा है इस चट्टानों का, इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जब हम अवसादी चट्टानों की बात करते हैं तो किस तरह के वो फीचर दिखते हैं, वो फीचर्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे अल्टरनेट एक के बाद एक कहीं पर आपको घाटी दिख रही है, कहीं पर आपको छोटे छोटे ऊंचाई या हिल्स दिख रहे हैं। तो इस तरह की जो जनरल जियोमॉर्फोलॉजी, जनरल जो एरिया होता है, उसको टोपोग्राफी जो होती है उसको हम रिज एंड वैली टोपोग्राफी कहते हैं, या अल्टरनेट घाटी और हिल या पर्वत टाइप की जो है टोपोग्राफी उसको कहा जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये, आप यदि मेरे कर्सर को फॉलो कर पा रहे हैं, एरो देख पा रहे हैं, तो ये जो हैं, ये जो हाई हैं, रिजेस हैं, इनकी जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और उसके मुकाबले आप इस तरफ देखेंगे तो ये घाटियाँ हैं। तो जब आप इनको ध्यान से स्टडी करेंगे, और जैसा कि हम जानते हैं कि स्टीरियो व्यूइंग करके भी एक तकनीक होती है, उसमें हमें एक ही स्थान की 2 अलग अलग छवियाँ, 2 अलग अलग एंगल से जो एकत्रित की गई हैं उनको देखना होता है, जिससे हम वहाँ का एक 3D मैप जो है वो देख सकते हैं। 3D मॉडलिंग मतलब आप उसमें डेप्थ परसेप्शन भी देख सकते हैं। तो इस तरह के कुछ जो फोटोग्राफ हैं या कुछ जो छवियां हैं सैटेलाइट की, उसमें जैसे हमारे जो भारतीय सैटेलाइट है कार्टोसैट है, उसमें से हम कुछ उसकी जो छवियां हैं वो, उसके लिए हमारे पास सेम जगह का 2 एंगल से छवि एकत्रित करने का प्रावधान उपलब्ध है, जिसमें हम देख सकते हैं और उसका 3 डायमेंशनल व्यू जो है वो बना सकते हैं। जब हम 3 डायमेंशनल व्यू बना सकते हैं तो फिर हम उसमें उसकी जो डेप्थ है, उसकी ऊंचाई है, जो गहराई है, वो भी हम कुछ तकनीकों के मदद से, फोटोग्रामेट्री या जो एरियल फोटोग्राफी की कुछ तकनीकें हैं उसकी मदद से निकाल सकते हैं एग्जैक्टली। तो
इस तरह की छवियों का अध्ययन करके आप देख सकते हैं कि कौन सी जगह की ऊंचाई कितनी है, या वहाँ पे अल्टरनेट ऊंचाई और घाटी वाली जो संरचनाएं हैं वो किस तरह से मिल रही हैं। तो यदि आप यहाँ लिथोलॉजिकल मैपिंग इस एरिया की देखेंगे तो जो जनरल टोपोग्राफी इस एरिया की है वो रीजन वैली टोपोग्राफी है, और जो जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जनरल संरचनाएं जो देखने को मिल रही हैं, उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ये अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। अब अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? अवसादी चट्टानों का मतलब ये हुआ कि ऐसी चट्टानें जो जिनको हम अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं, ऐसी चट्टानें जो विभिन्न प्रकार की इरोजन से या अपरदन की प्रक्रियाओं से जब बहुत सारी हमारी ऑलरेडी जो पहले से बनी हुई चट्टानें हैं, जो पहले से बनी हुई स्थलाकृतियाँ हैं, वहाँ पर विभिन्न कारकों के द्वारा अपरदन की क्रिया हुई, और उन्होंने जो भी कुछ मटेरियल वहाँ से जो भी कुछ था सामान, वो वहाँ से लेकर आके अपरदन की प्रक्रिया लेके आके उन्होंने किसी एक जगह पे उसको वापस से जमा दिया या डिपॉजिट कर दिया। तो वो डिपॉजिशन जो है वो अलग अलग तरह की लेयर्स का होगा और उसमें अलग अलग तरह की चट्टानों का निर्माण होगा। तो वो जो डिपॉजिट करने से या जो अवसादों के डिपॉजिशन से अवसादी चट्टानें बनती हैं, और उन्हीं को हम जो है सेडिमेंट्री रॉक से अवसादी चट्टानें कहते हैं। अलग जगह से मटीरियल आया और इरोजन के थ्रू या और उसके बाद उन्होंने एक जगह अपरदन प्रक्रिया के बाद एक जगह उनका जमाव हुआ, और उन अवसादों के जमाव से एक तरह की चट्टानों का निर्माण हुआ जिन्हें हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो यहाँ पे इन फीचर्स को देख के जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ जो हैं वो रिवर्स दिख रही हैं। अवसादी चट्टानें क्योंकि एक के बाद एक परत दर परत जमती हैं, इसलिए उसमें कई बार लेयर्स दिखती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेयरिंग आप देख पा रहे हैं। फिर उनमें कुछ जो हैं वो नरम होंगी, सॉफ्ट चट्टानें होंगी, सॉफ्ट मटेरियल से बनी होंगी, कुछ जो होंगी वो बहुत ही टफ़ हार्ड मटेरियल से बनी होंगी। तो इसलिए जब उनके ऊपर दूसरे कारक अपरदन की क्रिया होती है या वेदरिंग होती है उनके ऊपर, तो उसमें ये होता है कि जो नरम चट्टानें होती हैं वो ज़्यादा उनका इरोजन होता है, ज़्यादा उनका अपरदन होता है, और जो हार्ड होती हैं जो चट्टानें उनका इरोजन कम होता है। तो जो हार्ड चट्टानें होती हैं, कठोर चट्टानें जो होती हैं, वो कंपेरेटिवली एक थोड़ी सी हाई ऊंचाई जो है हाइट अटेंड करती हैं, खड़े रहती हैं, जबकि जो सॉफ्ट होती हैं वो इरोड हो जाती हैं और वहाँ से वो वैली को फॉर्म करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो अल्टरनेट रीजन वैली टोपोग्राफी जो इस एरिया में दिख रही है वो, और दूसरी अलग टोन टेक्सचर या अलग जो भी कुछ जो सुदूर संवेदी मापदंड हैं विजुअल इंटरप्रिटेशन के, उनको देख के हम कह सकते हैं कि ये एरिया जो है वो अवसादी चट्टानों वाला एरिया है। अब अगले पे चलते हैं, आग्नेय चट्टानें। आप इनमें देखिए यहाँ पे आग्नेय चट्टानें क्या होती है। तो बेसिकली जो लावा फ्लो है, लावा के प्रवाह से जब ऊपर वो पृथ्वी पर आता है, और एक बहुत ही बड़ा सा लावा दो प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, या तो ज्वालामुखी की तरह से वो निकलेगा बाहर, या फिर दूसरा जो होता है वो दरारों के माध्यम से, जिन्हें हम फिशर इरप्शन कहते हैं, उनके माध्यम से निकलता है। और लावा प्रकार भी अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत ही हाई विस्कस और लो विस्कस। जिसकी विस्कसिटी बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ही जैसे कि आप यदि उदाहरण के लिए देखें तो एक पानी है और एक आपका तेल है, तो तेल जो है उसका बहाव कंपेरेटिवली कम है क्योंकि उसकी विस्कसिटी जो है वो ज़्यादा है, जबकि पानी बहुत ही सहज रूप से बहुत आसानी से आगे तक बह जाता है। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं लावा फ्लो की, तो ऐसे लावा जिनकी विस्कसिटी कम है उनका फ्लो जो है वो बहुत ही स्मूथ होगा, बहुत ही आराम से, और बहुत ही लंबी दूरी तक वो तय करेंगे। तो उस टाइप का लावा जो होगा वो लो विस्कस लावा। उसमें से कुछ जो लावा फ्लो होते हैं उससे जो चट्टानें बनती हैं उनको हम बेसाल्टिक चट्टान भी बोलते हैं। चट्टान का नाम जो है वो बेसाल्ट है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये कुछ बेसाल्टिक लावा फ्लोज हम देख पा रहे हैं। तो ये जो यहाँ से लावा जो है वो निकल के और सब तरफ फैला है। और यदि हम इस तरह से देखें तो इधर तो ये लावा फ्लो की चट्टानें हैं, लेकिन हम यदि ऊपर की तरफ, बाएं तरफ ऊपर देखें तो उन चट्टानों का जो टोन और टेक्सचर जो दिख रहा है वो, और इस एरिया में जो बेसाल्टिक लावा फ्लोज का दिख रहा है वो दोनों भिन्न हैं। उनकी जो विजुअल टेक्निक्स, जो विजुअल इंटरप्रिटेशन यदि हम करें, विजुअली देखें उनको, तो ये कुछ अलग तरह की चट्टानें दिख रही हैं और ये कुछ अलग तरह की चट्टानें दिख रही हैं। तो यहाँ पर एक लिथोलॉजी बाउंड्री या दो चट्टानों के बीच की एक बाउंड्री जाती है तकरीबन इस तरह से, यदि आप मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे तो। और इस तरफ जो चट्टानें हैं ये कुछ वापस अवसादी नेचर की चट्टानें, अवसादी चट्टानों का प्रकार है, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे डाइसेक्शन देख सकते हैं जो कि
पानी के फ्लो होने के कारण बना हुआ है। और यहाँ पर जो है एक आप देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ से कहीं कुछ लावा निकला है और वो बहुत दूर तक फैल गया है, फ्लो किया है, और उस वजह से एक स्मूथनेस है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे क्योंकि उसको बार बार पानी जो उसके ऊपर से जा रहा है उसने उसको बार बार इरोड किया है, इसलिए एक जो ड्रेनेजेस बनी हुई हैं, ड्रेनेज डेंसिटी कुछ जो है वो अलग दिख रही है और वो अनइवन सी दिख रही है, जो कि इस तरह की उससे भिन्न है। तो इस तरह से आप कुछ टोनल वेरिएशन या कुछ टेक्सचरल वेरिएशन देख के अलग अलग प्रकार की चट्टानों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद एक तीसरी तरह की यहाँ पर एक लीनियर लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये लीनिएशन। ये जो हैं, ये जो आपका अवसादी चट्टानें यहाँ हैं, वो अवसादी चट्टानों को के डिपोजिशन के बाद उनको कट करके कुछ बाहर निकला है। तो ये जब ज़मीन के नीचे से बाहर निकल के आया है, मतलब ये भी जो है वो आग्नेय नेचर का होगा, उसका प्रकार भी। तो ये इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं अक्रॉस दी लाइन, उसको हम बोलते हैं डाइक्स। तो ये यहाँ पे लीनियर डाइक्स, जो भी कुछ वीक जोन्स होते हैं, जहाँ से कमज़ोर सतहें, जहाँ से आप जो नीचे का जो लावा है मेंटल का जो, वो निकल के क्रस्ट से ऊपर बाहर को आ सकता है। तो उन वीक जोन्स के अलॉन्ग उस वीक जोन से जो आपकी कुछ आग्नेय मोल्टन लावा है या व्हाट शुड आई से मैग्मा या लावा, वो निकल के बाहर आता है अलोंग दी पर्टिकुलर वीक जोन्स। और उनको हम यदि वो जो हमारी पहले से वहाँ पर रॉक्स जो हैं उनके अक्रॉस, मतलब उनके परपेंडिकुलर, एक तो आपकी रॉक ऐसी एक लीनियर लाइन बन रही है, आपका डिपोजिशन ऐसा है, लेकिन जो लावा है वो एक वीक जोन के थ्रू परपेंडिकुलर निकल के आया है और एक लीनियर लाइन यहाँ बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डाइक्स। तो ये देखिए यहाँ पर आप डाइक्स जो है वो देख पा रहे हैं। इस तरह से अलग अलग चीज़ों को अध्ययन करके हम चट्टानों के प्रकार के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये एक रिमोट सेंसिंग FCC है, या इसको फॉल्स कलर कंपोजिट कहते हैं। फॉल्स कलर कंपोजिट बेसिकली, जैसा कि हम प्रीवियस जो पुरानी हमने इमेजेस में देखा, वो हमें ब्लैक एंड वाइट इमेज थी, है ना। लेकिन जब हम कलर्ड इमेजेस पे जाते हैं तो हमको इंटरप्रिटेशन करना, समझना, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें भी मान लीजिए मेरे पास यदि एक छवि के लिए 3 रेंज में, 3 अलग अलग स्पेक्ट्रल रेंज में उपलब्ध हैं, 3 छवियाँ उपलब्ध हैं एक ही एरिया की, तो मैं क्या करूँगी, हर स्पेक्ट्रल रेंज को अलग अलग कलर असाइन करूँगी, जिससे मुझे कुछ एक मिक्स्ड कलर के जो फीचर्स हैं वो दिखेंगे उसमें। तो वो फीचर जो किसी एक स्पेक्ट्रल रेंज में बहुत हाई रिफ्लेक्टेंस देता है वो उस कलर में दिखेगा। अब जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ हमने इंफ्रारेड वाला जो स्पेक्ट्रल रेंज है उसको रेड कलर असाइन किया है। उस वजह से क्या हो रहा है, इंफ्रारेड को रेड कलर असाइन करने से जितना भी वेजिटेशन है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से इंफ्रारेड में बहुत हाई रिफ्लेक्टेंस देता है। तो जितना भी वेजिटेशन है जो क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट है, वो वेजिटेशन रेड कलर में बहुत अच्छे से उभर के आ रहा है। तो ये वेजिटेशन क्लास आपको अलग से दिख रही है। ऐसे ही आपने दूसरा कलर जो असाइन किया, रेड जो है वो ब्लू को किया या ग्रीन को किया, एंड लाइक दिस रेड ब्लू ग्रीन को इंफ्रारेड रेड और ब्लू कलर जो आप हैं वो असाइन करते हैं। इस तरह से आपका एक FCC तैयार होता है। इसको हम फॉल्स कलर कंपोजिट इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो भी आपको कक्षाएं, जो भी क्लासेस जो दिख रही हैं वो उस कलर में नहीं दिखती हैं जो नेचुरली आपको सामान्य रूप से दिखेंगी। जैसे वेजिटेशन आपको सामान्य रूप से लाल कलर में नहीं दिखेगा, वो आपको हरे कलर में दिखता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि उसको फॉल्स कलर कंपोजिट डाला है, उसको किसी अलग कलर गन को असाइन किया है, इसलिए वो हरा दिखने के बजाय यहाँ पे लाल कलर में दिख रहा है। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर अभी डाइक्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो बेसिक रॉक है नीचे, वो रॉक है आपकी ग्रेनिटिक नीस जिसको हम बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक है, ग्रेनाइट के मेटामॉर्फिज्म से बनती है, जिनको हम कायांतरित चट्टानें एक प्रकार है एक तरह का ग्रेनिटिक नीस। तो जब हम यहाँ पे ग्रेनिटिक नीस को देखते हैं और उसमें से हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे वीक जोन्स जो हैं वो दिख रहे हैं आपको। आप यदि ये नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखेंगे तो ये इसके पैरेलल बहुत सारी आपको फ्रैक्चर्स या लाइंस दिख रही हैं जो कि वीक प्लेन्स हैं, और एक तकरीबन नॉर्थ साउथ या
उत्तर दक्षिण वाली लाइन में, इन दोनों तरह से, क्योंकि बहुत सारे वीक प्लेन्स इन एरिया में हैं, ये एरिया डिस्टर्ब्ड है थोड़ा सा, तो इन वीक प्लेन्स के अलॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर नीचे से जो लावा है, जो मैग्मा है, वो इन वीक प्लेन्स के अलॉन्ग बाहर निकल रहा है। क्योंकि लावा या मैग्मा जो है वो आग्नेय नेचर का होता है, इसलिए हम उसको डाइक्स या सिल के माध्यम से स्टडी करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ये उसके परपेंडिकुलर है, जो आपका बेड रॉक है, जो रॉक्स वहाँ पे प्रेजेंट है, उसके परपेंडिकुलरली, उसके लंबवत दिशा में उसका इरप्शन हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे हम उसको डाइक्स बोल रहे हैं। तो हमने पिछले इसमें भी यहाँ पर डाइक्स देखी, क्योंकि ये एक ब्लैक एंड वाइट इमेज थी, इसलिए यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, कहाँ वेजिटेशन है, कहाँ डाइक है। इसलिए अब हमने दूसरे एरिया की एक कलर्ड छवि, जो कि 2-3 अलग अलग रंगों में निकली हुई है, वो छवि देखी, और उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह की डाइक्स जो हैं वो उपस्थित हैं। अब हाँ, जैसा कि हम लिथोलॉजी या लिथोलॉजिकल कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, तो अलग अलग लिथोलॉजी को स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम देखते हैं। पुनः ये वापस FCC या फॉल्स कलर कंपोजिट इमेज ही है, जिसमें वेजिटेशन जो है वो आपको लाल कलर का दिख रहा है। अब यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो ड्रेनेज डेंसिटी है, ड्रेनेज मतलब आपका नदी का जो बहाव है, उसका घनत्व जो हम यहाँ देखेंगे, तो इस एरिया में, मैं जहाँ अपना कर्सर फॉलो कर रही हूँ, इस एरिया में ड्रेनेज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, जबकि उसी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख लीजिए या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देख लीजिए, दोनों तरफ जो है ड्रेनेज घनत्व जो है वो कम है। सिर्फ बीच वाले इसी एरिया में ड्रेनेज डेंसिटी जो है वो, ड्रेनेज घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब जब हम इस तरह की कोई छवि को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है या आना चाहिए, यदि आप भूवैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं तो, क्योंकि भूवैज्ञानिक रॉक्स या जो भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है, जो भी कुछ स्टडीज़, जो भी कुछ जानकारी हमें लेनी है, वो सरफेस एक्सपोजर नहीं है, मतलब वो ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है, जिसको हम कहते हैं लैंड यूज़ नहीं है। लैंड यूज़ में कौन कौन सी क्लासेस आएंगी? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट या आपका अर्बन, ये सारी चीज़ें जो कि ऊपर आपके ज़मीन के ऊपर दिख रही हैं इजीली। लेकिन आपको यदि उसके बारे में उसकी रॉक्स या चट्टानों के बारे में पता लगाना है, तो चट्टानें जो हैं वो उसके सरफेस कवर के नीचे है। ऊपर सरफेस पे जो भी चट्टानें हैं, उन चट्टानों के ऊपर सरफेस पे फॉरेस्ट भी हो सकता है, खेती भी कर सकते हैं लोग, जंगल भी हो सकता है, और उसके ऊपर लोगों के घर भी हो सकते हैं। तो हम लोगों को, या जो भूवैज्ञानिक अध्ययन जो करते हैं, उन वैज्ञानिकों को ये ध्यान रखना होता है कि क्या वहाँ पर जो है वो एनॉमली है, क्या चीज़ है जो वहाँ नॉर्मली नहीं होना चाहिए, जो अलग है, जो डिफरेंट है। उसको देखने के लिए आप देखते हैं कि यहाँ पर ड्रेनेजेस, यदि ये एक तरह की, ये एक ही एरिया है, कोई छोटा सा एरिया, दो अलग अलग जगह की नहीं है। उदाहरण के लिए यदि मैं एक एरिया जो लूँ हिमालय में लूँ और दूसरा एरिया राजस्थान में लूँ, तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगी। वहाँ पर अलग तरह की बारिश होती है, मतलब एवरेज जो बारिश होगी, वो औसतन बारिश की, वो भी अलग अलग होगा दोनों जगहों पर। दोनों में तापमान में बहुत अंतर होगा, तो वहाँ के जो रॉक्स होंगे या जो भी कुछ फीचर्स होंगे वो अलग होंगे। लेकिन यदि मैं इस इमेज में बात करूँ तो ये एक ही जगह की इमेज है, और इस इमेज में ही मैं देख रही हूँ कि सडनली एक पर्टिकुलर पार्ट में जो है ड्रेनेज का घनत्व जो है वो अलग है, लेकिन दूसरी जगहों पर अलग है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, ये क्यों हो सकता है? तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि क्योंकि इस पूरी जगह पर जो इमेजरी है, यदि हम इसको पूरा नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट पूरा देखें, तो पूरी जगह पर औसतन बारिश जो है वो, जो बरसात है वो बराबर हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं जो है वो ड्रेनेजेस ज़्यादा बन रही हैं और कहीं जो है ड्रेनेजेस कम बन रही हैं। इसका मतलब है कि जो रॉक या जो लैंड-यूज़ वहाँ नीचे है, वो दोनों जगह अलग है। तो यदि हम यहाँ रॉक्स की बात करें, ये तो लाल वाला पूरा आपका जंगल है, फॉरेस्ट है, जिनको हम ये जो एरिया है इसको हम शिवालिक्स कहते हैं। जो सबसे नीचे वाला हिमालयन रेंज है, लोअर हिमालयस, उसमें आता है ये शिवालिक्स। तो इन शिवालिक्स रेंज में, क्योंकि यहाँ पे जो रॉक टाइप्स हैं, ये दोनों रॉक टाइप जो हैं ये अलग अलग हैं, उच्च एवं मध्य शिवालिक, मतलब लोअर शिवालिक्स और हायर शिवालिक्स और मिडिल शिवालिक्स के बीच का कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पे दिखता है। तो ये वाली रॉक्स जो हैं वो ऐसी रॉक्स हैं जिनमें
पानी का सरफेस फ्लो ज़्यादा है, जिनमें परमिएबिलिटी जो है वो कम है, जो पानी अंदर की तरफ जा रहा है वो कम जा रहा है, सरफेस पे ज़्यादा फ्लो हो रहा है। जबकि जो नीचे तरफ वाली रॉक हैं उनमें पानी नीचे की तरफ एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है, अंदर की तरफ ज़्यादा हो रहा है, पोरस है, पानी अंदर की तरफ पास हो रहा है, सरफेस फ्लो उनका कम है। तो इसका ये मतलब है कि यदि मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊँ तो उसके ऊपर जो है रॉक्स वो अलग प्रकार की हैं और उसके नीचे वाली रॉक जो है वो अलग प्रकार की हैं। तो ऊपर वाली रॉक के बारे में सिर्फ ये उपग्रह की छवि को देख के मैं कह सकती हूँ कि ऊपर वाली रॉक पोरस कम है, परमिएबल कम है, सरफेस फ्लो उसका ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे ड्रेनेज डेंसिटी ज़्यादा है। और नीचे वाली रॉक जिसमें सरफेस फ्लो जो है वो कम है, इसलिए उसकी ड्रेनेज डेंसिटी कम है। तो जस्ट इस इमेज को देख के हम जो एक निर्धारित कर सकते हैं, एक कंक्लूजन पे निकाल सकते हैं कि इस लाइन के अलोंग हमारी लिथोलॉजिकल बाउंड्री है, मतलब दो अलग अलग प्रकार की चट्टानें वहाँ पे मिल रही हैं, जो कि ये रॉक है, जो कि ये लाइन है। अब हम कुछ जियोमॉर्फोलॉजी वाली चीज़ें देखेंगे या अलग अलग स्ट्रक्चर जो अलग अलग तरह की कारकों के द्वारा बनते हैं। तो इस वाली उपग्रह छवि में एक नदीय लक्षणों को बता रहे हैं। यदि आप देखें यहाँ पर तो एक नदी जो है यहाँ पर बह रही है। ये नदी का जो स्टेज है, जिसको हम अलग अलग स्टेजेस में देखते हैं, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ये वाली जो स्टेज है ये मैच्योर स्टेज है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोड है। आप देख सकते हैं बहुत सारा इसमें डिपोजिशन जो है साइड में हो रहा है। नदी जो है वो प्लेन में बह रही है। इनको यदि हम बोला जाए तो विसर्प या मिएंडर्स कहते हैं, वो मिएंडर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिएंडरिंग हो रही है। और धीरे धीरे ये नदी का जो है वो कोर्स में जो है वो चेंज है, जो बहाव का डायरेक्शन नहीं बोलूँगी मैं, पाथ है, जो रास्ता है उसमें उसने थोड़ा सा शिफ्ट किया है। ये हम कैसे कह सकते हैं? पहले कभी यदि आप यहाँ देखें, जो बी पॉइंट है यहाँ देखें, ये पहले कभी ये नदी ऐसी बही होगी, है ना, लेकिन धीरे धीरे बहते हुए वहाँ पे लोड इतना ज़्यादा हो गया कि उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया और वो इस तरह से बहने लगी। फिर यदि यहाँ पे देखें, जो पॉइंट ए दिखा रहा है यहाँ पे, पहले ये ऐसे जाके ऐसे बहती होगी, लेकिन धीरे धीरे जब उसको वहाँ से सरल रास्ता मिल गया कि भाई सीधे होके जाना चाहिए, तो वो उसने वहाँ से रास्ता चेंज कर लिया। वो विभिन्न कारणों से होता है कि यहाँ पर बहुत सारा डिपोजिशन हो गया, बहुत सारा लोड हो गया, तो उसको काट के आगे जाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ, और उसको नदियाँ या कोई भी जो एजेंट है, जियोलॉजिकल एजेंट जिनको हम कहते हैं, वो हमेशा ऐसा पाथ, ऐसा रास्ता लेना पसंद करते हैं जो सबसे सुगम हो, जिसमें उनको कम से कम अवरोध का सामना करना पड़े। वो हमारे लिए भी सही है, हम वैसे ही रास्ता जाना पसंद करते हैं जो सीधा हो, जहाँ पर परेशानियाँ कम हो। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा डिपोजिशन हो गया, बहुत सारा हम पे, जिसमें बहुत सारी ताकत लगा के नदी को काटना पड़ेगा उसको, तो नदी क्या करेगी, उससे सरल सीधा रास्ता कोई लेगी और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। और उसी तरह से उन्होंने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब डायरेक्शन जब चेंज किया तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ पानी था जो यहाँ पे ब्लॉक हो गया। तो इस तरह से जो ये एक आकृति बनती है, इस तरह की जो संरचना बनती है, उसको हम ऑक्सबॉ लेक बोलते हैं। ये बिल्कुल घोड़े की नाल के जैसी संरचना होती है, यू शेप की, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सबॉ लेक। और ये जो संरचनाएं हैं, ये नदी के मैच्योर स्टेज में या परिपक्व चरण के नदीय लक्षणों में से एक है जो हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ये सियान कलर में, एकदम हल्के नीले कलर में आपको दिख रहा होगा हर जगह, जहाँ पे भी उसका टर्न है रिवर का, जहाँ भी मिएंडर्स हैं रिवर के, उसके अंदर की तरफ, अंदरूनी सतहों पर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डिपोजिशन होता है, जो भी उसके साथ लोड होता है, नदी जो भी कुछ लेके चल रही होती है लोड, वो उसका एलुवियम का डिपोजिशन यहाँ पे होता है, और वो धीरे धीरे यहाँ पे डिपॉजिट करती जाती हैं। अब ग्रेजुअली ये डिपोजिशन मान लीजिए यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, धीरे धीरे ये पूरा बंद हो जाएगा, तो नदी का पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। सो ऐसे करके कई सौ वर्षों में धीरे धीरे उसका जो रास्ता है वो थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट होता है, चेंज होता है। और इसमें बहुत सारे अलग कारण भी होते हैं, आंतरिक जो जैसे कि
कोई टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया है या ऐसा एरिया जो डिस्टर्ब है, जहाँ पे कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, या फोल्ड्स हैं नीचे, वलन हैं या भ्रंश है नीचे, बहुत सारे लाइक दोनों तरफ से बहुत सारा यदि फोर्स लग रहा है, तो बीच में बहुत सारे वीक जोन डेवलप होंगे। तो जहाँ जहाँ वीक जोन होंगे, जो नदियाँ होंगी वो वीक जोन वाला रास्ता जो है वो प्रेफर करेंगी, वहाँ से जाना पसंद करेंगे, और इस तरह से अपना जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत चेंज होगी। तो इसमें जो अलग अलग आप देख पा रहे हैं वो एक विसर्प मतलब मीएंडर्स, और निक्षेपण और कटाव के कारण जो बहुत सारे बने हुए हैं, ऑक्सबाउ लेक हुआ या बिंदु बार, ये जो इसको कहते हैं, इसको हम पॉइंट बार या बिंदु बार कहते हैं, ये हमेशा आंतरिक मोड़ पर बनते हैं। जो मीएंडर्स होंगे या जो विसर्प होंगे उसके अंदर की तरफ पे आपको डिपोजिशन मिलेगा, और जो बाहर की तरफ होगा वहाँ से उसका कटाव होगा। फर्दर यहाँ से वो अपर्दन करेगी और अंदर जैसे ही जो टर्न होगा अंदर की तरफ, विसर्प के अंदर तरफ वाली चीज़ों में जाके उनका जमाव करेगी, डिपोजिशन करेगी। ये एक और एग्जाम्पल है। ये एरिया जो है ये गंगा नदी का है, कानपुर और लखनऊ के बीच का ये एक चित्र है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये मुख्य नदी बहती हुई दिख रही होगी आपको, और पूरा जो एरिया है ये इसको हम एक्टिव फ्लड प्लेन या बाढ़ वाला प्लेन कहेंगे, क्योंकि जब बारिश होगी तो बारिश के दिनों में ये पानी जो है इस पूरे एरिया में रहेगा। लेकिन जो हमेशा पानी रहेगा, जो 12 महीना पानी रहेगा, वो जो अभी आप नदी में जहाँ पानी देख रहे हैं वो दिख पाएंगे। अब यदि आप बहुत अच्छे से देख पाएँ तो जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा ऑक्सबाउ लेक देखने को मिल रहा है। तो यदि आप इसको देखेंगे तो पहले नदी जो है वो ऐसे बह रही थी, क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत सारा डिपोजिशन किया, इसलिए अब उसको ये रास्ता जो है जहाँ पे अभी वो बह रही है सुगम पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने उस वाले रास्ते को चेंज करके और ये वाला रास्ता ले लिया, और थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन जो है वो उनमें चल रहा है। लेकिन जब बारिश होगी तो ये पूरा एरिया, एक्टिव फ्लड प्लेन जिसको हम कहेंगे, इस पूरे एरिया में पानी रहेगा और ये पूरा एरिया उसमें आएगा। एक और चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो यहाँ देखने को मिल रही है। आप यदि मेरा कर्सर फॉलो करेंगे तो एक और स्कार देखने को मिल रहा है, एक निशान देखने को मिल रहा है। इसको हम मिएंडर स्कार बोलेंगे। ये बहुत सालों पूर्व कभी ऐसा होगा कि ये जो नदी होगी ये इस तरह से बहती होगी, लेकिन फिर जब ये दोनों यहाँ पर आकर मिल गया, यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, तो जो पानी है वो इस तरह से घूम के ना आते हुए सीधे आने लगा, और ग्रेजुअली ये यहाँ पर अब सिर्फ स्कार देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि ये कहीं इंटरनली नीचे भूजल के स्रोत होंगे इसमें, इसलिए यहाँ पर आपको ये मॉइस्ट दिख रहा है। देखिए, जो एरिया बिल्कुल सूखा है, जहाँ पर पानी नहीं है, वो एकदम लाइट कलर में दिखता है, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा पानी है, जो नमी वाला एरिया है, उसको हम यहाँ पर थोड़े डार्क कलर में देख पाते हैं। और नमी वाले एरिया के आसपास ही आपको वेजिटेशन भी होगा, बहुत सारे पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ, जो हम स्कार जिसको हम बोल रहे हैं, मिएंडर स्कार, ये हमें एक थोड़ा सा नमी वाला एरिया देखने को मिल रहा है। फिर धीरे धीरे ये जो एरिया है, ये जो स्कार है, ये आगे की तरफ बढ़ा, तो बीच में वो ऐसे आया, फिर उसके बाद ऐसे आया, और फिर फाइनली जाके नदी ने जो अभी वाला जो रास्ता है वो रास्ता लिया। वो हमें बहुत अच्छे से यहाँ देखने को, समझने को मिलता है। इस तरह की जो संरचनाएं होती हैं ये हमारी नदी संरचनाएं या फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के में आती हैं। तो इसमें हमने जो देखा अभी वो मिएंडर स्कार्स देखे, माइग्रेटिंग मिएंडर स्कार देखे, या विसर्प माइग्रेटिंग विसर्प देखे, ऑक्सबाउ लेक, और उसके अलावा कुछ पॉइंट बार्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, बीच में जो डिपोजिशन हुआ है वो। ये सब जो है अलग अलग प्रकार की नदीय संरचनाओं में, नदी भू आकृति संरचनाओं में आती हैं। अब अगला जो मानचित्रण है वो संरचनात्मक मानचित्रण है। तो संरचनात्मक मतलब जब हम जियोलॉजी या भूगर्भ शास्त्र में या भौमिकी में अलग अलग संरचनाओं की बात करते हैं तो वो संरचनाएं जैसे कि वलन या भ्रंश आदि होती हैं। वलन का मतलब होता है कि कोई भी एक रॉक है, उसको बहुत फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से, तो उसके कारण उसमें ऐसे मोड़ बन जाएं, वो सीधी ना रह के उसमें ऐसे मोड़ बन जाएं। इधर से भी फोर्स था, पहले ऐसी थी बिल्कुल स्ट्रेट, फोर्स लगा तो धीरे 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 करके ऐसे मुड़ गई। तो इस तरह की जो मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं उनको हम वलन बोलते हैं। जब हम भ्रंश की बात करते हैं तो पूरी रॉक ऐसी थी, है ना, इधर से एक फोर्स लगा, इधर से एक फोर्स लगा, तो धीरे से जो रॉक है उनमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया,
और वो अपनी जगह से हिल गई। ये विस्थापन साइडवाइज हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक ऊपर हो जाए एक नीचे हो जाए। तो इस तरह की जो अलग अलग विस्थापन होते हैं, इस तरह के अलग अलग विस्थापन से अलग अलग तरह के भ्रंशों में उनका वर्गीकरण किया जाता है। और उसके अलावा बिल्कुल कोई लीनियर संरचना में दिख रही हैं तो उनको अनुरेख बोलते हैं। और इस तरह से अलग अलग तरह की संरचनाओं का मानचित्रण भी किया जाता है। और सुदूर संवेदन के हिसाब से मैं इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। मैं आपको आगे कुछ उदाहरण दिखाऊंगी। और इन संरचनाओं को स्टडी करना या इनका पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके आधार पर आप भूजल पूर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन, मतलब कहाँ कहाँ पे आपका बहुत ही हाई जोखिम वाला, खतरे वाला जोन है, वो निकाल सकते हैं। इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए भी मान लीजिए आपको डैम बनाना है या रोड बनाना है, तो ऐसी जगहें जहाँ पर आपका फॉल्ट्स है या वीक प्लेन्स हैं, वहाँ पर आप ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि यदि आपने बनाया तो किसी भी क्षण उसका फेल होने का खतरा है। फिर खनिज अन्वेषण के लिए भी, मिनरोलॉजिकल डिपोजिशन के लिए भी कई मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली बाउंड होते हैं, मतलब संरचना के हिसाब से चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक फोल्ड है, जैसे कि आप हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन गैसियस या पेट्रोलियम जो होते हैं, जहाँ पे एंटीक्लाइन होता है, ऐसा फोल्ड डोम स्ट्रक्चर जो होता है ऊपर से अप, उनमें ही नीचे से यदि यहाँ पे ट्रैप रॉक है, ऐसी रॉक जो उनको आगे जाने नहीं दे रही है, तो क्या होगा? पेट्रोल होगा या गैसेस जो होंगी आप वो सब क्या होंगी? हल्की होंगी वेट में पानी से। तो नीचे आपका ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर जोन है, उनके ऊपर आके वो ट्रैप हो जाएंगी। तो उसके ऊपर की रॉक ऐसी है जो उनको आगे जाने नहीं दे रही है, नीचे की रॉक ऐसी है जो उनको आगे जाने नहीं दे रही है। तो डोमल स्ट्रक्चर में टॉप में ऊपर ही ऊपर में आपको हाइड्रोकार्बन जो है वो मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए संरचनात्मक मानचित्रण बहुत अहम है। और सुदूर संवेदन के माध्यम से आप क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया, एक बर्ड आई व्यू आपको मिलता है, आप बहुत विस्तार से चीज़ों को देख पाते हैं। आप यदि उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर भी खड़े हों तो भी आप उसका एक्सटेंशन कितना है, वो कहाँ तक फैला हुआ है, वो कैसा दिख रहा है, वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन यदि आप किसी उपग्रही चित्र या छवि को देखेंगे तो आप उसका कितना एक्सटेंशन है, वो कैसा दिखता है ऊपर से, वो आप देख पाएंगे। तकरीबन वैसा ही जैसे आप किसी फ्लाइट में जा रहे हैं तो ऊपर से जब आप नीचे देखते हैं तो आपको दिख पाता है कि पहाड़ कहाँ तक फैला हुआ है। जबकि आप जब वहीं पहाड़ पर हों या नदी पर हों तो आपको उसका सिर्फ एक लिमिटेड पार्ट, थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा क्षेत्र ही आप उसका इमेजिन कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो अब जैसे कि इसमें देखिए, मैंने आपको बताया वलन मतलब फोल्ड्स, जो कि आपके जब आप दोनों तरह से फोर्स लग रहा हो या अलग अलग तरीके की जब फोर्स या ताकत लगती हैं तो चट्टानों में जो है वो मोड़ या लेयर्स ऐसी फोल्ड हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, जिनको हम फोल्ड्स कहते हैं। इसके भी बहुत अलग अलग प्रकार हैं, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रकार हैं, उसमें हम बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। अब ये एक मानचित्र है, ये जो चित्र जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एक एरियल फोटोग्राफ है, मतलब हवाई जहाज़ से लिया गया चित्र है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो रॉक्स हैं वो ऐसे फोल्ड हो रही हैं, है ना, मतलब ऐसा है, ऐसा फोल्ड हो रहा है उनमें, इस तरह से वो मुड़ रही हैं। तो जब इस तरह से वो मुड़ रही हैं तो ये रॉक्स का आगे भी इधर एक्सटेंशन है, इधर भी एक्सटेंशन है। लेकिन जब हम वहाँ खड़े होकर उसको देखते हैं तो वो हमें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन ऐसे हम देख रहे हैं कि ये ऐसे पूरा टर्न हो रही है। अब ये वलन जो है हम कैसे स्टडी करते हैं, तो आप देखिए, ये जो जा रहा है एक लीनियर फीचर, ये उसके नोज से ये जो पॉइंट है इसको हम फोल्ड की नोज बोलते हैं, इसके अलॉन्ग टर्न हो रहा है। उसके अलावा यदि आप यहाँ पे देखेंगे, ये छोटी छोटी सी एक ट्रायंगुलर सी संरचनाएं दिख रही होंगी आपको, जिनको हम फ्लैट आयंस बोलते हैं। तो ये जो फ्लैट आयंस है, छोटे 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 छोटे, ये भी दिख रहे हैं, ये भी ग्रेजुअली जो है वो टर्न हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये देख के ये समझ में आता है कि ये जो रॉक है ये सीधी नहीं है। सीधी रॉक्स होंगी तो आपको ऊपर से क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं, एक के ऊपर एक रॉक्स दिखेंगी। लेकिन क्योंकि ये रॉक मुड़ गई हैं, इनमें वलन है, इस वजह से आपको एक नोज़ इस तरह का एक फीचर दिख रहा है, जिसमें आपको ये वाला एरिया है जिसको आप नोज़ बोलेंगे, और ये जो दोनों हैं इनको हम लिम्ब या उसकी फोल्ड लिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये फोल्ड्स भी हमको जो वलन हैं, जो फोल्ड हैं, जो सरफेस पे एक्सपोजर हो पा रहे हैं, वो हमको रिमोट सेंसिंग छवियों से, सुदूर संवेदी छवियों से बहुत ही अच्छे से देखने को मिलते हैं। और उनको हम बहुत अच्छे से उनका वर्गीकरण भी कर सकते हैं कि ये किस तरह का फोल्ड है। जैसे कि ये जो है एक प्लंजिंग एंटीक्लाइन है।
अब अगली मैं बात कर रही थी भ्रंश या फॉल्ट्स की। तो जैसा कि मैंने बताया कि कई बार होता है आपकी रॉक्स जो हैं वो इस तरह से हैं, कंटिन्यूस ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका एक फोर्स ऊपर से लग रहा है, एक नीचे से लग रहा है, तो वो जो रॉक्स हैं उनमें आपको एक डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। एक तरह की रॉक जो नीचे चली गई और एक ऊपर चली गई, वैसा ही डिस्प्लेसमेंट आप देखिए इस इमेज में आपको देखने को मिल सकता है। ये देखेंगे आप, ये ग्रीन कलर का जो रॉक बेड है या जो भी कुछ फीचर है, जो भी क्लास है, वो यदि यहाँ पे ये फॉल्ट नहीं होता, ये भ्रंश नहीं होता, तो ये रॉक ऐसे सीधे आगे जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो यहाँ पर ऊपर लाल कलर का क्लास है, वो क्लास यहाँ पे आई है। इसका मतलब है कि ये ऐसा था, ये वाला जो रेड वाला फॉल्ट है, रेड वाले कलर के जो क्लास है, वो क्लास नीचे को शिफ्ट हुई है ना। ये लाइन के अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस वजह से ये वाला मेरा एक ही रहा, एक ही कलर का, एक ही तरह का रॉक टाइप था। वो रॉक टाइप क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए जो ये वाला रॉक टाइप है वो शिफ्ट होके नीचे को आ गया है और दोनों में मिसमैच है। आप यहाँ देखें, इस लाइन के अलॉन्ग ये वाली रॉक टाइप सडनली गायब हो गई है आगे से और वो यहाँ आ गई है। इसका मतलब देयर इज अ सडन गैप, सडन डिफरेंसेस इन द रॉक टाइप। एक पर्टिकुलर लाइन के अलॉन्ग दोनों रॉक टाइप में अंतर है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं, और वो डिस्प्लेसमेंट, वो अंतर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, फॉल्ट है या भ्रंश उपस्थित है। और इस वजह से एक वीक जोन यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अलॉन्ग दैट रॉक टूटी है, तो एक वीक जोन है। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया, नदियों को वीक जोन की तलाश होती है, उन्होंने वो वीक जोन है, वहाँ पर उनको कटाव कम करना पड़ेगा, वहाँ पर उनको अपनी एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इसलिए उस वीक जोन के अलॉन्ग वो नदी ने अपना रास्ता बना लिया है। ये बहुत ही फेमस, ये जो फॉल्ट है, ये यमुना टीयर फॉल्ट है। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये यमुना नदी है, और ये जो रॉक टाइप्स हैं, ये पुनः शिवालिक रॉक टाइप्स हैं। अगला इमेज है। इस इमेज में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर हम दिख रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। आप यदि यहाँ पर देखें तो ये एक फोल्ड, जो एक अंडाकार आकृति आपको देखने को मिल रही है, ये जो है इसको हम फोल्ड या डबली प्लंजिंग फोल्ड कहते हैं। मतलब रॉक जो है वो दोनों तरफ से फोल्ड हुई, ये फोल्ड एक ऐसा भी हुआ और नीचे की तरफ से भी हुआ, उस जैसे एक फोल्ड इधर से भी है, एक फोल्ड इधर से भी है, दोनों तरफ से फोल्ड हुआ, तो एक इस तरह की अंडाकार आकृति बन रही है। और वो अंडाकार आकृति आपको जो है यहाँ देखने को मिल रही है। मतलब यदि मैं इमेज के हिसाब से ओरिएंट करूँ तो इस तरह से एक आपको ओवल शेप आकृति जो देखने को मिल रही है। मतलब ये वाली रॉक्स हैं, ये भी फोल्डेड हैं, इस तरह से फोल्डेड हैं, और जो नीचे वाली रॉक्स हैं ये भी फोल्डेड हैं, ये भी इस तरह से फोल्डेड हैं। तो वो फोल्डिंग जो है वो आप यहाँ पे देख पाते हैं, और ये आपको डबली प्लंजिंग फोल्ड यहाँ देखने को मिल रहा है। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कुछ भ्रंश भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आप नीचे की तरफ साउथ ईस्ट में कुछ रॉक्स जो हैं वो डिस्प्लेस हुई हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये कुछ ई लिखा हुआ है, उसमें भी आपको देखिए कुछ जो रॉक हैं वो डिस्प्लेस हुई है। इसको ऐसा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा शिफ्ट होके इस तरफ को हो गई है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के भ्रंश, अलग अलग प्रकार की वलन और लीनियामेंट्स, जो इनको हम अनुरेख वगैरह कहते हैं, अनुरेख, वो भी बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। और रिमोट सेंसिंग इमेजरी के थ्रू हम उनको बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं, बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, जो कि हम यहाँ जाकर इस जगह पर खड़े होकर भी इसका सिनॉप्टिक व्यू या इसका एक्सटेंशन कैसे होगा वो हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन जब हम रिमोट सेंसिंग इमेजरी के थ्रू देखते हैं, इसको ऊपर से ली गई छवियों को देखते हैं, तो उनका एक्सटेंशन, उनका कैसे वो दिख रहे होंगे, कैसे वो एक्चुअली होंगे, वो हमें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। अब ये एक और फॉल्ट है जिसको मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। ये नियोटेक्टोनिक फॉल्ट है। नियोटेक्टोनिक का मतलब थोड़ा कि रिसेंट, बहुत ही कुछ सौ वर्षों में ये फॉल्ट जो है ये बना है। आप यदि यहाँ पर देखिए तो ये एक पूरा एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड है। ये भी देहरादून के पास की एक तस्वीर है। उसमें यदि आप ये लाइन को फॉलो करेंगे यहाँ पे, तो इस लाइन के अलॉन्ग एक स्कार्प फेस है। स्कार्प फेस मतलब जहाँ पे एक सडन एलिवेशन डिफरेंस है, और वो बहुत ही सीधा है, स्ट्रेट है बिल्कुल। मतलब ये मान लीजिए कि ये ऐसी रॉक्स थी और सडनली ये धंस गया नीचे। यदि ये नीचे धंस गया तो यहाँ पे इस वाले पार्ट पे एक आपको स्कार्प फेस मिलेगा, एक सीधा ढलान मिलेगा,
और उसको हम यहाँ स्कारफेस बोल रहे हैं। तो ये इस जगह पे यहाँ पर स्कारफेस देखने को मिलता है। फिर इसकी बहुत सारी डेटिंग और जियोलॉजिकल स्टडीज़ और फील्ड में स्टडीज़ भी की गई। तो तब जाके ये पता चला कि ये भी एक नियोटेक्टोनिक थ्रस्ट है, फॉल्ट है एक तरह का, भ्रंश, जो कि हिमालय में, क्योंकि बहुत सारे फॉल्ट सिस्टम, बहुत सारे भ्रंश सिस्टम जो हैं वो पैरेलल चल रहे हैं, क्योंकि हिमालय जो है वो दो प्लेट्स के कॉलिजन से, दो प्लेट्स के टकराने से बन रहा है, यूरेशियन और इंडियन प्लेट। जब ये दोनों प्लेट्स टकरा रही हैं आपस में इंटरनली, तो उससे बहुत सारे वाइब्रेशंस हो रहे हैं और सब्सिक्वेंटली बहुत सारे फॉल्ट जोन, वीक जोन जो हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। तो टकरा के ये नीचे जा रही है इंडियन प्लेट उसके, ठीक है। तो उसी के पैरेलल यहाँ पे एक नियोटेक्टोनिक फॉल्ट भी हमको देखने को मिलता है, और ये क्योंकि बहुत ही रीसेंट है, बहुत ही नया फॉल्ट है, इसलिए हमने इसको नियोटेक्टोनिक फॉल्ट कहा गया है। और ये इस जगह का जो आप पीले कलर का यहाँ पर सर्कल देख रहे हैं, उसी जगह की ये तस्वीर है, फील्ड फोटोग्राफ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कार्फ फेस दिख रहा है और दोनों के बीच में ये दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ फॉल्ट गॉज भी देखने को मिलती है। अब ये अभी तक हमने भूवैज्ञानिक जो देखे, उसमें हमने लिथोलॉजिकल कैसे मैपिंग की हमने, या स्ट्रक्चरल मैपिंग कैसे की, वो चीज़ें देखी। अब उसके अलावा हम अगला बात करते हैं हैज़ार्ड्स की, या क्या क्या खतरे हैं, उन खतरों की मैपिंग, जो जियोलॉजी से रिलेटेड खतरे हैं, उन खतरों को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं। तो अब आप इस इमेज में देखिए, ये इमेज 8 जनवरी 2014 की इमेज है, लिस्ट 4। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा एक विलेज है ना। और 1-1.5 महीने, उसके 1 साल बाद की उसी 1 फरवरी 2015 की इमेज हमने ली, क्योंकि फरवरी में यहाँ स्खलन हुआ। तो ये देखिए, यहाँ पर जो रॉक थी, वो रॉक का भूस्खलन हुआ, वो रॉक यहाँ से स्लिप हुई, फिसली। तो ये पूरा का पूरा विलेज जो यहाँ पे था, वो पूरा उस भूस्खलन की भेंट चढ़ गया। सारा कुछ यहाँ पे जो था वो सारा तबाह हो गया। आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर साफ फेस यहाँ से नीचे तक दिखाई दे रहा है। और ये इस भूस्खलन की वजह से इस पूरे एरिया में जो भी था वो पूरा ख़त्म, समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी आप देख सकते हैं, ये कैसे पता चलती हैं। ये आपकी अलग अलग तरीके की तरह से हम जो भूवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, और सुदूर संवेदी छवियों के माध्यम से आप यहाँ पे बहुत साफ तरह से दिखा सकते हैं कि ये पहले ऐसा हुआ करता था, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वहाँ की जो छवि है वो थी, और बाद में वो कैसा हो गया, तो किस तरह से पूरा एरिया जो है वो ख़राब हुआ, पूरा गांव जो है वो तहस नहस हो गया, ये हम देख सकते हैं। इसमें तकरीबन 151 लोगों की मौत हुई थी, और 40 घर जो थे वो इसमें इस जगह पर नष्ट हुए थे। और ये महाराष्ट्र का सह्याद्री में मालिन करके एक भूस्खलन है, वहाँ जो एरिया है, लैंडस्लाइड का नाम है मालिन लैंडस्लाइड का, ये तस्वीर है। एक और जो है जोखिम मानचित्रण की छवि आपके सामने है यहाँ पर। इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये एक डैम है, टेहरी डैम जो यहाँ पर बना हुआ है उसका है एरिया। ये पूरा टेहरी डैम है, ये बेसिकली जो मेन रिवर है उस रिवर का कोर्स है। तो जब हम इसमें देखते हैं भूस्खलन के लिए संवेदनशीलता देखते हैं, तो डैम के आसपास में हम देख रहे हैं कि जो लाल कलर में आप यहाँ देख पाते हैं वो बहुत ही हाई सेंसिटिविटी एरिया है, बहुत ही संवेदनशील एरिया है। और जो जैसे पिंक या ग्रीन कलर में जैसे जैसे आते जाते हैं आप, तो वो भूस्खलन के लिए कम संवेदनशील हो रहा है। और जितने भी पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे हमारे जो संवेदनशील बिंदु जो हैं वो सारे उन्हीं जगहों पर आ रहे हैं जो कि भूस्खलन के लिए बहुत ही हाई संवेदनशील, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील एरिया के लिए है। अब दूसरा जो चित्र है, इस दूसरा चित्र में आप देख सकते हैं कि ये हमने वहाँ का जो फ़्लो था, मलबे का फ़्लो था, उस फ़्लो के लिए एक मॉडलिंग की है। उसमें कैसे कैसे अलग अलग ऊंचाई की जो चेंजेस हैं वो है, मतलब इसमें जो वैल्यू 0 है, और ग्रेजुअली यहाँ पर आप देखेंगे कि इस एरिया में जो हाइट है मलबे की जो वो सबसे ज़्यादा है सेंट्रल में। तो भूस्खलन के खतरे का मूल्यांकन करने के लिए हमने बहुत ही अलग अलग विधियों का उपयोग किया और एक मॉडलिंग की। और ये मॉडलिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि बहुत जहाँ जहाँ भी भूस्खलन या मलबे का प्रवाह हो रहा है उस विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित कर सके। और ये वाला जो एरिया, ये केदारनाथ घटना से भूस्खलन का अनुकरण करता है, जिससे कि वहाँ पर ये नहीं पता था कि कितनी तबाही हुई है और तबाही का मूल कारण
वहाँ के कितने आजू बाजू के कितने सारे एरिया का जो मलबा है वो लेके आ रहा है। तो जब हम इस तरह की मॉडलिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि ये जो बीच वाला एरिया है, जो लाल कलर की लाइन से आप यहाँ देख पाते हैं कि यहाँ पर मलबा कितना होगा और मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी। तो जो बीच में आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 मीटर की हाइट जो है वो मलबे की यहाँ पर रहेगी। ये मॉडलिंग करके हम यहाँ पर देख पाते हैं। अब उसके बाद जो अगली चीज़ हम स्टडी करते हैं जियोलॉजी में वो है हिमनदीय झील। तो उत्तराखंड की बहुत सारी जितनी भी हिमनदी झील हैं उनका मानचित्रण किया गया है। अब हिमनदी झील यदि धीरे धीरे बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट जो है वो ग्लोबल जो है वार्मिंग हो रही है, और उस वजह से क्या हो रहा है वहाँ पर हिमनदी झील क्योंकि वार्मिंग हो रही है, क्योंकि बढ़ रही है, इस वजह से वहाँ पे जो परमानेंट स्नो जोन था, जो हमेशा बर्फ़ में ढकी हुई होती थी, धीरे धीरे वहाँ पर झीलों का निर्माण हो रहा है। और कभी किसी समय में जब बहुत सारा बारिश होगी, बहुत तेज़ बारिश होगी, क्लाउड बर्स्ट होगा, और अचानक से यदि वो झील जो है वो फ्लडिंग हुई, वो झील का जो किनारा है वो टूट गया, तो सडनली बहुत सारा पानी, बहुत सारा जल जो है वो नीचे की तरफ को बह के आता है, और वो बहुत सारे मलबे के साथ लेकर आता है और नीचे के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। तो इसलिए हिमनदीय झीलों का भी पूरी तरह से मानचित्रण और उनकी रेगुलरली मॉनिटरिंग, रेगुलरली उनकी देखरेख भी बहुत ज़रूरी है, ताकि पता लगे कहाँ की झीलों में पानी जो है बहुत ज़्यादा है या वहाँ पे कहीं पे उनके विफल होने का जो है संभावना है। तो अब जैसे इसमें देखिए, इस पूरे एरिया में, पूरे उत्तराखंड में हिमनदीय झीलों का मानचित्रण किया गया है। इसमें उनकी साइज़ के हिसाब से बताया गया है। लार्ज लेक जो येलो कलर से दिखी हुई हैं वो लेक्स बहुत ही बड़ी हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर ब्लैक कलर से दिख रही हैं वो वेरी स्मॉल लेक्स हैं, और जो पिंक कलर से या गुलाबी कलर से दिख रही हैं वो स्मॉल, मतलब एक बहुत बड़ी, नॉर्मल साइज़ की, मीडियम साइज़ की, और इस तरह से 4 तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है। और आप यहाँ पर विभिन्न लेक्स कहाँ कहाँ पर हैं उनकी लोकेशन जो है वो देख सकते हैं। ये पूरी तरह से उपग्रही छवियों के द्वारा किया गया है, हाई रेजोल्यूशन उपग्रही छवियों के द्वारा देखा गया है। और ये जो अलग अलग 6 मुख्य ज़िलों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा झीलें हैं और वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर हैं, 5000 से तकरीबन 5000 या उससे ऊपर यहाँ पर बताया गया हिमनदीय झीलें जो 3000 से 6000 के मीटर की ऊंचाई के बीच बनी हुई हैं। तो जो 3000 से 6000 मीटर की ऊंचाइयों में यहाँ पर आप देख सकते हैं जब जनरली परमानेंट स्नो जोन होता है वहाँ पर, और उत्तरकाशी में तकरीबन 414, रुद्रप्रयाग में 12, चमोली में 713, पिथौरागढ़ में 188 और बागेश्वर में 7, टिहरी गढ़वाल में 21। इस तरह से इतनी कुल झीलें हैं। और उनका वर्ग किलोमीटर में कितना क्षेत्रफल है, तो तकरीबन 7.96 वर्ग किलोमीटर उनका क्षेत्रफल है, और उनकी कुल संख्या जो है वो 1353 है। इसके बाद अगली जो स्टडी है, जो केस स्टडी जो हम यहाँ देख रहे हैं, वो अध्ययन वो परमाफ्रॉस्ट रीजन में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परमाफ्रॉस्ट। सबसे पहले तो परमाफ्रॉस्ट होता क्या है, तो परमाफ्रॉस्ट ऐसी ज़मीन है, ऐसी जगह है जहाँ का तापमान लगातार 2 वर्षों से 0 डिग्री से कम है, तो वो ऑलमोस्ट फ्रोज़न है, जमी हुई हैं। तो इसलिए तकरीबन ऐसा सारा एरिया, ऐसा सारा क्षेत्र जो लगातार 2 वर्षों से 0 डिग्री के नीचे बना हुआ है, उस एरिया को हम परमाफ्रॉस्ट रीजन कहते हैं। अब क्योंकि जैसा आप सभी को पता ही है, सब लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु वार्मिंग हो रही है, उस वजह से परमाफ्रॉस्ट एरिया जो है वो भी, उनका भी गलन हो रहा है, विगलन हो रहा है। और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से कुछ वातावरण जो है, हमारा जो क्लाइमेट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। और उसमें चेंज में क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं परमाफ्रॉस्ट रीजन में उनका निष्कासन हो रहा है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और स्लोप में अनस्टेबिलिटी, मतलब ढलानों में अस्थिरता आ रही है। तो ये दोनों जो रीज़न है, उन दोनों वजहों से जो अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ पर किस तरह से फैली हुई हैं। कंटिन्यूस परमाफ्रॉस्ट जो है वो डार्क ग्रीन कलर में दिख रही है। डिसकंटिन्यूस परमाफ्रॉस्ट मतलब कभी परमाफ्रॉस्ट रीजन में, कभी नहीं है। और इन बिटवीन बहुत सारी रीजन्स हैं जो नो परमाफ्रॉस्ट रीजन में हैं, जहाँ पे आप परमाफ्रॉस्ट नहीं है। फिर खनन सुरक्षा के तरह से जो निगरानी करना है, उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें हमने ये झरिया एरिया का है, झरिया कोल फील्ड का, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअली कोल फील्ड में मीथेन वगैरह जहाँ से कोल का खनन होता है, वहाँ पे मीथेन गैसेस प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। और इस वजह से थोड़ी सी भी कैजुअलिटी की वजह से, थोड़ी सी
लापरवाही से वहाँ पर खानों में विस्फोट होता है, क्योंकि मीथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए वो ज्वलनशील गैस है, इसलिए तुरंत वहाँ आग लगती है। तो ये जो एरिया है जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में थर्मल रेंज का जो एरिया होता है अराउंड 3 माइक्रोमीटर के बाद में, उस एरिया में हमने 2.53 माइक्रोमीटर के आसपास उस एरिया में थर्मल रीजन में हमने इमिशंस जो है, इमिसिविटी है डेटा का, वो पकड़ पाते हैं। तो ये रात की इमेजेस हैं। तो इन रात इमेजेस में जहाँ जहाँ पे आपको इन जैसे इसमें लिखा हुआ है एस्टर डेटा, जो सैटेलाइट है वो एस्टर है, उसकी नाइट टाइम थर्मल बैंड्स हैं अक्टूबर 2006, नवंबर 2009 और 2017। तो धीरे धीरे हम देख सकते हैं कोल फायर जो 2006 में थी वो सिर्फ ब्लू कलर में दिख रही हैं, फिर 2009 में वो ब्लू वाली जो थी वो तो है ही हैं, साथ ही साथ जो पीले से कलर में यहाँ दिख रही हैं वो हैं, और 2017 में जो लाल से कलर में दिख रही हैं वो। तो धीरे धीरे कैसे कोल फायर जो थी इन एरिया में वो कैसे बढ़ गई हैं, और उनका बढ़ने का डायरेक्शन किस दिशा में वो बढ़ रही हैं वो भी हम पता लगा सकते हैं। ये भी हमने किया है यूजिंग सुदूर संवेदी डेटा। ये वहाँ का एक फील्ड फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 50 डिग्री के आसपास होगा या उससे भी ज़्यादा, और ये यहाँ पे नीचे, क्योंकि खनन जो है वो ज़मीन के नीचे हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आग दिख पा रही है, धुआं आप देख सकते हैं। अब ये माइक्रोवेव जो रिमोट सेंसिंग है उसकी वजह से उसके यूज़ करके हमने जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग की है। ये जो एरिया है ये नामीबिया के एक इम्पैक्ट क्रेटर का है, जो आप देख सकते हैं। ये क्रेटर है, यहाँ पे ये क्रेटर बाउंड्री बहुत साफ दिख पा रहे हैं। ये जो उल्कापिंड है वो के उल्कापिंड के टकराने से ये बना हुआ है क्रेटर। और ये हमने ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग डेटा और सिरसी मतलब माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग डेटा दोनों को मिला के, दोनों को फ्यूज़ करके एक डेटा बनाया, उससे दिख रहा है ताकि हमको ज़्यादा अच्छे से दिख पाएँ। यहाँ पे आप जो हैं ये लूज़ मटेरियल हैं, उस वजह से आप एओलियन एरिया है वो बहुत अच्छे से देखने में समझ में आ रहा है। अलग अलग कलर से आप देख पा रहे हैं, अलग अलग तरह की रॉक टाइप्स यहाँ पे है, लिथोलॉजिकल वेरिएशन अलग अलग दिख रहा है। जैसे कि यदि आप मेरा कर्सर फॉलो करेंगे तो ये ग्रीन वाला ये अलग लिथोलॉजी है, ये एक अलग लिथोलॉजी है। इस तरह से आप अलग अलग लिथोलॉजिकल बाउंड्री देख पा रहे हैं। ये आप क्रेटर की बाउंड्री बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक इम्पैक्ट क्रेटर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये डायरेक्शन जो है, यहाँ पे आप बहुत सारे लूज़ मटेरियल है इसलिए आप ड्यून्स जो हैं वो भी देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप माइक्रोवेव डेटा का इस्तेमाल करके संरचनात्मक विशेषताओं को ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव डेटा जो है वो ऐसे सीधे नहीं देखता, वो ऐसे स्लांट व्यू में आपको देखता है। तो स्लांट व्यू में होने से आपकी जो स्ट्रक्चरल वेरिएशन है, जो संरचनात्मक विविधताएं हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको देखने को मिलती हैं। अगला जो है स्टडी है वो भूजल अध्ययन के लिए है। तो सुदूर संवेदन में भूजल लक्ष्यीकरण, रिचार्ज, संख्यात्मक भूजल प्रवाह मॉडल और गुणवत्ता मॉडलिंग, ये सारा कुछ काम जो है हम सुदूर संवेदन से कर सकते हैं। एक ये देखें भूजल संभावना और गुणवत्ता का संयुक्त नक्शा है। ये जो है राजधानी एनसीआर क्षेत्र का है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो प्रॉस्पेक्ट है वो कहाँ पुअर है और कहाँ वेरी गुड है। तो यमुना रिवर के आसपास आप ग्रीन कलर में देखेंगे, यहाँ पर प्रॉस्पेक्ट जो है वो गुड है, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन आप देखेंगे कि जो पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन आपको कलर्स में चेंज दिखेंगे। तो लाइट कलर जो था वो पुअर पॉल्यूटेड, वहाँ पॉल्यूशन कम था, लेकिन जैसे डार्क कलर में है वो पॉल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ गया है। सो ये जो मैप है ये अपने आप में दो चीज़ें दिखाता है, कहाँ पे ग्राउंड वाटर प्रॉस्पेक्ट अच्छा है, वो ग्रीन एरिया में, लाइटर शेड्स में, ग्रीन और ब्लू के शेड्स में, कहाँ पे बिल्कुल कम है। आप देख सकते हैं सियान कलर में ग्राउंड वाटर प्रॉस्पेक्ट बिल्कुल कम है, और जो कलर के शेड्स अलग अलग हैं उससे आप ये देख पाते हैं कि कैसे पॉल्यूशन जो है वो कौन सा एरिया पे वाटर जो है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है और किस एरिया में वाटर पॉल्यूशन कम है। ये देहरादून जो है उस एरिया का आप ये देख सकते हैं, ये पूरा दून वैली है, ये नीचे शिवालिक्स और ये मसूरी हिल है। इन बिटवीन ये जो पूरा एरिया है ये हमारा दून वैली कही जाती है। तो दून वैली में हम कैसे भूजल का जो है मॉडलिंग या भूजल प्रवाह कैसा है वो देख पाते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये इन अलग अलग मानचित्रों, अलग अलग छवियों का अध्ययन करके इस तरह से हमने प्रवाह मॉडलिंग बनाई है, तैयार किया है मॉडलिंग, और उसमें ये देख सकते हैं कि जो मॉडलिंग है वो किस तरह से जा रहा है। ये जो अलग अलग मीटर्स में है रन ऑफ जोन्स में, कि ये जो है तकरीबन 600 मीटर है, यहाँ पर जो है 400 से कम
है इसकी हाइट, तो जो है वो हमेशा हाई हाइट से लो हाइट की तरफ जाएगा। तो जैसे हम देख सकते हैं इसी तरह से जो है वो आपका भूजल है वो प्रवाहित होगा, और तकरीबन वैसा ही जो है आपके नदियों का डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन भी है यहाँ पे। ये नेपाल भूकंप पर आधारित एक अध्ययन है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि एलॉस 2 से डिस्प्लेसमेंट निकाला गया है। ये हमारा डीनसार करके टेक्निक होती है जो हम माइक्रोवेव डेटा से यूज़ करके काम करते हैं। तो डीनसार में डिफरेंशियल इंटरफेरोमेट्रिक सार, दो तरह के माइक्रोवेव डेटा को यूज़ करके उनका डिफरेंस निकाल के फेज डिफरेंस से ये जो इस तरह की फ्रिंजेस हैं वो बनाई जाती हैं। ये हमारा जो वहाँ पे नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था उसमें मेन शॉक के टाइम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट मतलब उसमें आपका अंदर घटाव भी कितना है और उत्थान भी कितना है, वो दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो जो रेड की तरफ है, ज़ीरो की तरफ जो है वो घटाव है, और जो ब्राउनिश शेड में है वहाँ पे वो उत्थान हुआ है। तो इसमें हमें देखने को ये मिल रहा है कि तकरीबन 165 सेंटीमीटर उत्थान और घटाव या सबसिडेंस जो है वो तकरीबन 60 सेंटीमीटर है। जबकि एक आफ्टर शॉक की भी स्टडी की है, जो आफ्टर शॉक जो था वो 12 मई को आया था, उसमें यही अपलिफ्टमेंट और डिस्प्लेसमेंट जो है तकरीबन 60 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का है, जो यहाँ पे एक छोटी फ्रिंजेस के माध्यम से देखने को मिल रहा है, जबकि वही यहाँ पर बड़ा है क्योंकि वो तकरीबन 165 सेंटीमीटर के आसपास था। ये जो है ये अति स्पेक्ट्रमी जो सैटेलाइट डेटा होता है उससे अध्ययन किया हुआ है, उसको देखकर हमने निकाला हुआ है। ये EO1 हाइपीरियन करके एक सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट से हमने स्टडी की है। उससे स्टडी करके हम ये अलग अलग तरह की स्पेक्ट्रा जो है वो जनरेट करते हैं पॉइंट्स पर अलग अलग मिनरल्स के। और ये स्पेक्ट्रा जो होते हैं ये किसी पदार्थ के या किसी मिनरल के बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, किसी भी खनिज के। और आप यदि ये स्पेक्ट्रा सैटेलाइट इमेजरी से निकाल सकते हैं तो आप इस चीज़ की पुष्टि कर सकते हैं कि उस जगह पे कौन सा पदार्थ या कौन सा मिनरल जो है वो उपस्थित है। तो ये हम देख सकते हैं इसमें बहुत अलग अलग तरीके के एंड मेंबर हमने निकाले हैं। जो एंड मेंबर्स हैं वो यहाँ पर डोलोमाइट, जो इसमें देखिए आप डोलोमाइट और क्लाइनोक्लोर, लिजार्डाइट, मोन्टमोलोनाइट और फ्लोगोपाइट हैं। और ये जो यहाँ पर ये इस तरह के मिनरल, इस तरह के खनिज यहाँ मिले हैं वो ये दर्शाते हैं कि ये एरिया जो है ये हाइड्रोथर्मल रूप से बाहरी थर्मल एरियोल का संकेत देता है। और ये वहाँ पे लिथोस्ट्रक्चरली जो यहाँ पे मिल रही हैं उनसे एसोसिएशन से ये भी मिलता है। तो हाइड्रोथर्मल अल्टर्ड एरिया है, और जो खनिज यहाँ मिल रहे हैं वो हाइड्रोथर्मली अल्टर्ड खनिज हैं। इसके बाद ये दूसरा है, ये एवरेज डेटा से स्टडी की गई है। यहाँ पे अलग अलग टेक्निक से हमने अलग अलग क्लासेस को क्लासिफाई करने की, वर्गीकरण करने की कोशिश की है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग जो है FCC में दिख रहा है, इसमें पायरोटाइड और खनिज मतलब क्ले मिनरल जो है, मिट्टी खनिज जो हैं उनके आपस में मिक्सचर्स कैसे दिख रहे हैं और उनका वर्गीकरण कैसे हो रहा है, विभिन्न वर्गीकरण की तकनीकों द्वारा वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और इससे हमें ये पता चलता है कि MTMF जो है, इस स्टडी का, इस अध्ययन का ये निष्कर्ष था कि MTMF नाम की जो तकनीक है वो तकनीक सबसे अच्छी तरह से वर्गीकरण कर पा रही है। ये दूसरा स्टडीज़ हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो है रॉक फॉस्फेट माइंस का वर्गीकरण किया गया है। ये भी इमेज से लिया हुआ है। यहाँ का स्पेक्ट्रा देख के हमने पता लगाया कि ये वाला जो एरिया है ये डोलोमाइट है और ये रॉक फॉस्फेट माइन है जमरकोटरा की। और क्योंकि इसकी होस्ट रॉक डोलोमाइट है तो ये हमारे वर्गीकरण में भी डोलोमाइट में आ रही है। इस तरह से ये कैल्साइट की माइन है जो कि हमारी कुछ डोलोमाइट और बेसिकली क्लोराइट, पेरिफेरल एरिया में क्लोराइट वाला जो है वो दिख के आ रहा है क्योंकि वो अल्टरेशन से दिख रहा है। ये खदान जो है ये पिंक कलर की मार्बल की या गुलाबी मार्बल की खदान है जो बाबरमाल माइन है, राजस्थान में स्थित है। ये कुछ और रॉक फॉस्फेट माइन है। रॉक फॉस्फेट माइन में यहाँ पर जाके यहाँ का हमने स्पेक्ट्रा लिया स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर से फील्ड में जाके, और फिर उस स्पेक्ट्रा से हमने पूरे एरिया का वर्गीकरण किया। तो और भी अलग अलग
जो क्षेत्र हैं वो उसी क्लास को जो दिखाते हैं, दर्शाते हैं, वो निकल कर आए। तो ये हमारी इस्टेब्लिश्ड खदान है और हमें नए जो एरिया पता पड़े वो जितने अलग हल्के हरे कलर में आपको दिख रहे हैं वो नए एरिया हैं जो यहाँ से मिले हमें देख के। अब इसके बाद पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों का भी भूवैज्ञानिक अध्ययन हम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसरो ने अब चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 और मार्स ऑर्बिटर, ये 3 दूसरे उपग्रहों और ग्रहों पर अपने यान भेजे हैं। उन यानों से जो हमें तस्वीरें मिलती हैं उनका अध्ययन करके भी हम पता लगाते हैं वहाँ की जियोलॉजी के बारे में। तो ये वाला जो आप चित्र देख पा रहे हैं, इसमें ये जो है हाइड्रोक्सिल या OH जो आयरन होता है, जो आयन होता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए, वो उसका जो एक एब्जॉर्प्शन है वो तकरीबन 3 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। वो एब्जॉर्प्शन हमको यहाँ देखने को मिल रहा है और इसी एरिया में जो है वो इसी से हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी है। अब ये जो ब्राइट सरफेस यहाँ पे दिख रही हैं वो एनॉर्थोसेटिक सरफेस होती हैं। ये उसकी एक इमेज है जो बहुत क्लियर नहीं दिख पा रही, उसका एक जूम पार्ट यहाँ मैंने दिखाया है। इमेज जो ब्राइट कलर का दिख रहा है वो एनॉर्थोसेटिक सरफेस है। जो डार्क कलर की दिख रही हैं वो मारे या बेसाल्टिक रीजन्स हैं और नियर पोल हाइरेंट सरफेसेस ऑल्सो यहाँ पर हैं जो कि दिख रही हैं, जो यहाँ दिख रही हैं। इस तरह से हम अलग अलग सरफेसेस को देख सकते हैं। और ये वाटर एब्जॉर्प्शन जो चंद्रयान 2 डेटा जो अभी गया चंद्रयान 2, उससे हमें ये निकल के आया। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा है ये चंद्रयान 2 से निकला हुआ है। IIRS करके एक उसका सेंसर है उससे। तो इससे जब हम देख रहे हैं तो ये वाला जो इमेज है ये दिखाता है कि रिमोट सेंसिंग उपग्रहों से चंद्रमा की तकरीबन इतनी छवियाँ जो हैं, जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरी प्राप्त कर ली गई हैं। उनको अलग अलग वर्गीकृत भी किया गया है। ये वहाँ का जियोलॉजिकल मैप जो है वो बनाया गया है। IBD कंपोजिट है ये, और अलग अलग तरह के रेड जो IBD की वैल्यूज़ हैं अलग अलग हैं, कहीं 1, 2, 3, उस हिसाब से इनको अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। अब यहाँ पर चंद्रमा के अध्ययन से क्या हुआ है, नए खनिजों की खोज हुई है। हाइड्रोक्सिल या हाइड्रेशन आयन जो है वो हमें मिला है, मतलब वहाँ पर कुछ पानी उपस्थित है ये पता चला है। क्या जियोमॉर्फोलॉजी, स्थलाकृति वहाँ की कैसी है वो हम देख पाते हैं। फिर रासायनिक भौतिक संरचना देख पाते हैं। और राडार वाले डेटा से हम वहाँ के उपसतह जो है थोड़ा सा अंदर भी है, जो कुछ मीटर तक की पेनिट्रेशन पावर क्योंकि राडार डेटा में होती है, तो वो भी देख पाते हैं। और ज्वालामुखी गतिविधियाँ वहाँ पर कैसी चल रही हैं वो देख पाते हैं। और वायुमंडल की स्थिति क्या है और मैग्नेटोस्फीयर का क्या स्थिति है, ये सब चीज़ें जो हैं हम वो सुदूर संवेदी उपग्रहों के माध्यम से वहाँ की भी देख पाते हैं। तो यही सारा कुछ स्टडी जो थी हमने भूवैज्ञानिक तरीक़ों से किया, ये सब हमने अध्ययन किया है। इस तरह से हम संरचनात्मक, लिथोलॉजिकल और बहुत सारी आकृति विज्ञान और दूसरे ग्रहों की भी स्टडीज़, दूसरे ग्रहों का अध्ययन भी हम सुदूर संवेदन के माध्यम से करने में सक्षम हैं। और ये सब कुछ हमारे सुदूर संवेदी उपग्रहों के माध्यम से पॉसिबल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।